our second new chapter of the history, the trade and the trade to the territories. तो बच्चों हम लोग आज हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमको ट्रेडर से टेरिटरी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इस चैप्टर की हेडिंग का जो मीनिंग है वो ही समझ लें। तो बच्चों यहाँ हम लोग इस चैप्टर में ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 200 इयर्स तक हमारी कंट्री को कंट्रोल किया, कंट्री को गवर्न किया और ये भी कह सकते हैं कि कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, देश को बर्बाद करके रख दिया था। 200 सालों तक ये अंग्रेज भारत के अंदर बने रहे और इन्होंने यहाँ से खूब सारा वेल्थ, खूब सारा प्रॉफिट इन्होंने कमाया और सारा पैसा ये अपने साथ इंग्लैंड ले गए। तो सिंपल सी बात, पहली बात ये समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड थिंग, चैप्टर की हेडिंग जो बच्चों आप लोग देख रहे हैं जिसपे लिखा है ट्रेड, है ना। तो पहला वर्ड हम लोग जो समझेंगे चैप्टर में वो है ट्रेड के बारे में, कि बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर माल को लाया और ले जाया जाता है, सामान को खरीदा और बेचा जाता है, ये सिस्टम ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत में ट्रेडिंग करने के लिए, इंडिया में बिजनेस करने के लिए एंटर हुए, लेकिन बाद में इसी कंपनी ने भारत की, या ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के जो छोटे बड़े किंगडम से, जो छोटे बड़े रूलर्स थे, उनकी आपस की फाइटिंग को देखकर आपको ये तो पता होगा ही बच्चों कि हमारा देश, हमारा जो ये कंट्री है, इसके अंदर कई सारे प्रिंसली स्टेट थे, कई सारी रियासतें थी और जितनी रियासतें थी उतने राजा भी थे। ये राजा लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि इंडिया के अंदर लोगों में यूनिटी की कमी है, मतलब एकता नहीं है, आपस में सारे रूलर जो है अपने किंगडम को बढ़ाने में लड़ रहे हैं, तो इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और बाद में यही कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर बिजनेस करने आई थी, इसने इंडिया को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि ये जो ट्रेडर्स थे, ये जो बिजनेसमैन थे, जो इंडिया से बिजनेस करने के लिए आए थे, इन्होंने यहाँ पर इंडिया को अपनी टेरिटरी बना लिया। टेरिटरी का मतलब यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बना लिया, भारत के, इंडिया के मास्टर बन गए। ये लोग इंडिया को अब चलाने लग गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों आपके मन में ये उठेगा कि कैसे कुछ लोग जो इंडिया से बिजनेस करने आए थे, सिर्फ पैसा कमाने आए थे, सामान का लेन देन करने आए थे, उन्होंने ऐसा इंडिया में क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया और इंडिया के मास्टर बन गए, मतलब देश के मालिक बन गए। तो यहाँ ये इतनी लंबी कहानी बच्चों हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से ये टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, मतलब किस तरह से ये बिजनेस पर्सन हमारी कंट्री के मास्टर बन गए, मालिक बन गए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों के कुछ डाउट जो होंगे वो क्लियर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इंग्लैंड के अंदर जब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने लगने शुरू हो गए जहाँ पर मशीन से माल बनता था, सामान बनता था, तब इंग्लैंड को ऐसे मार्केट की जरूरत थी जहाँ पर वो अपने सामान को बेच सके। ठीक है, इसके लिए इंग्लैंड ने, या यूरोप की जो ये कंट्रीज है, ये भी बता देंगे बच्चों आपको कि यूरोप के अंदर आया हुआ है इंग्लैंड। आप लोगों ने ऑलरेडी 7th क्लास के अंदर अपने 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के बारे में पढ़ रखा है। तो आपको पता होगा कि एशिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो यूरोप कहलाता है। तो यूरोप का एक देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर कुछ मर्चेंट जो थे, या कुछ जो ट्रेडर्स थे, कुछ व्यवसायी लोग थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ठीक है, बाद में इस कंपनी ने जो इंग्लैंड की महारानी थी उनसे एक कह सकते हैं कि ऑर्डर लिया, जिसमें इस कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने
करने का सोल राइट मिल गया। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये ऑर्डर पास करके दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी ईस्टर्न कंट्री के साथ में सोल बिजनेस कर सकती है। सोल बिजनेस का मतलब यूरोप या ओनली इंग्लैंड की कोई भी कंपनी वहां पर बिजनेस नहीं करेगी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सोल राइट मिल गया। बाद में ये कंपनी इंडिया आ गई। इंडिया आने पर इसने धीरे धीरे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सारी लंबी कहानी है। अभी तो आपको यही ध्यान रखना है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये कंपनी भारत आई थी बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर जो है। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिया की क्या कंडीशन थी उसकी बात करेंगे। मतलब जब कंपनी भारत आई थी तब यहाँ का रूलर कौन था और क्या कंडीशन थी। तो देखिए बच्चों, औरंगजेब was the last powerful ruler of the Mughals, या ये कह सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाबर जो इंडिया का सबसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर था, मुगल रूलर था। बाबर के बाद में हुमायूं रूलर बना, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ये सारे मुगल रूलर थे और बहुत ही पावरफुल रूलर थे। ये कह सकते हैं कि इन सारे मुगल रूलर ने पूरी जब तक ये लोग रहे तब तक इंडिया को इन लोगों ने यूनाइटेड करके रखा, इंडिया को टूटने नहीं दिया। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर थे वो बहुत ही वीक थे, बहुत कमजोर थे, इतने बड़े इंडिया के किंगडम को नहीं संभाल पाए। इसीलिए आप लोग देखें कि ये जो औरंगजेब है इसकी डेथ हो जाती है 1707 में। औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 में। And the governors and the zamindars established the regional kingdoms। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो इंडिया के अंदर कुछ पावरफुल गवर्नर जो थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वे लोग अपना छोटा छोटे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लेते हैं। मतलब अपने एरिया के रूलर बन जाते हैं, राजा बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए बच्चों कि औरंगजेब की डेथ के बाद पूरी इंडिया के अंदर कई सारे छोटे छोटे किंगडम बन गए और ये जो पावरफुल जमींदार थे ये वहाँ के राजा बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली could no longer function as an effective city। इसी के साथ में आपको ये भी पता होगा कि एंशिएंट टाइम से ही हमेशा ही दिल्ली या जो दिल्ली जो हमारी कैपिटल सिटी आज भी, ये शुरू से ही इंडिया के सेंटर में रही है और हमेशा पावरफुल कंट्री रही है। मतलब इंडिया को कंट्रोल करने का मतलब है दिल्ली को कंट्रोल करना। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई और इंडिया के अंदर कई सारे रीजनल किंगडम बनने लगे तो धीरे धीरे जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस थी, जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस थी वो भी कम होने लगी। ठीक है, इसके अलावा न्यू पावर वाज एमर्जिंग इन इंडिया वाज ब्रिटिश। और यहीं पर औरंगजेब के टाइम पीरियड से ही ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना शुरू हो गया था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे कि इंडिया में उनको बिजनेस करने की परमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर औरंगजेब ने एक फरमान निकाला। फरमान का मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला और इन ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, इंडिया में बिजनेस करने का मौका मिल गया। ठीक है, तो न्यू पावर जो था, जो भारत के अंदर एक नई ताकत जो एंटर कर रही थी वो कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देखेंगे, तो इस तरह से ब्रिटिशर जो थे जो इंडिया में एंटर कर चुके थे, इंडिया में मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके इनको इंडिया के अंदर ट्रेड करने की, बिजनेस करने की परमिशन मिल जाए। अब यहाँ देखिए, who came as a small trading company and later they acquired the territories and become the masters। अब ये वही ब्रिटिशर्स है जो इंडिया में ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे और बाद में इंडिया के मास्टर बन गए। पूरी इंडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना लंबा सफर कंप्लीट किया। कहने का मतलब एक ऐसी कंपनी जो छोटी बड़ी कंपनी थी, इंडिया आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन भारत की मालिक बन गई। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, इन 1600 AD the East India Company got the charter from the Queen Elizabeth I, granting sole right to trade with the East countries। अब यहाँ पर मैंने अभी वैसे आपको बता
कंपनी को इंग्लैंड की जो रानी थी, जो क्वीन थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने इनको सोल राइट दे दिया। सोल राइट का मतलब अकेला अधिकार दिया कि ये कंपनी ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है उसके साथ में बिजनेस करेगी, और इसके अलावा, इस कंपनी के अलावा इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको पहली चीज ये पता हो जानी चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जितनी भी एशिया की, या हम लोग कह सकते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में जितनी भी कंट्रीज आती है, उन सबके साथ में बिजनेस करने का अकेला राइट इंग्लैंड की इसी कंपनी को मिल गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कंपनी लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड फ्रॉम व्हिच इट कुड बाय गुड्स at cheap prices and carry them back to the Europe to sell at the higher prices। अब कंपनी को एक ऐसी जमीन की या ऐसे जगह की तलाश थी जहां से ये कंपनी बहुत ही चीप प्राइस पर, चीप का मतलब सस्ती दर पर सामान खरीद सके और वापस इसको इंग्लैंड ले जाकर हाई प्राइस पर बेच सके। भाई बच्चों, सस्ता माल खरीदेंगे और बाद में हम लोग जब उसको हाई प्राइस में बेचेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कंपनी बनी ही किसके लिए थी? सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बनी थी। तो इसीलिए कंपनी तलाश कर रही थी एक ऐसे देश की जहां से वो सस्ता माल खरीदे और वापस इंग्लैंड ले जाकर उसको महंगे दाम पर बेच सके। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे but many other European powers entering the eastern market like French, Dutch, Portuguese। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना आपको, अभी मैंने आपको कहा कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसने इस कंपनी को सोल राइट दिया। सोल राइट का मतलब इंग्लैंड की ये अकेली कंपनी ही ईस्ट कंट्रीज के साथ में बिजनेस कर सकती थी। लेकिन यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप के अंदर तो कई सारी कंट्रीज है। अब उनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो पहले से ही ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में बिजनेस कर रही थी। ठीक है, जैसे फ्रांस की कंपनियां, जैसे डच कंपनियां और पुर्तगाल की कुछ कंपनियां जो थी, ये अंग्रेजों से पहले ही, इंग्लैंड से पहले ही ईस्टर्न कंट्रीज पहुंच चुकी थी और ऑलरेडी इनका बिजनेस, इन कंपनीज का जो था वो भारत के साथ, अफ्रीका के साथ और भी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में शुरू हो चुका था। तो आपको ये समझना है कि कंपनी को सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी से कंपटीशन नहीं करना पड़ा, लेकिन यूरोप की और सारी कंपनीज थी, उनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि अब ये सारी कंपनियां भी क्या चाह रही है कि ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज है वहां पर हम लोग जाके बिजनेस करेंगे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाह रही है कि हम लोग जो है ईस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे और वहां पर बिजनेस करेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश शिप sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो अगर हम लोग एशिया की बात करें तो फर्स्ट जो इंग्लिश शिप था वो अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। अब अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप क्या है बच्चों? तो देखिए, आप लोगों को पता है कि अफ्रीका की जो शेप है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला है जगह, है ना, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका का जो शेप बच्चों अगर आपने देखा होगा तो ट्रायंगुलर शेप है, और जो सबसे साउथ वाला अफ्रीका का पार्ट है ना, इसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि पहले से ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप पर पहुंच गई। बाद में ये कंपनीज आगे इंडियन ओशन की तरफ चली गई। इसके अलावा द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंची उससे पहले ही पुर्तगीज कंपनी जो थी वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर, मतलब कर्नाटक पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लैंड की ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आई है बिजनेस करने के लिए, इससे पहले ही कुछ और यूरोपियन कंट्रीज भारत आ चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा वास्को डिगामा, ये कर लीजिएगा बच्चों, वास्को डिगामा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वास्को डिगामा ये एक पुर्तगालीज ट्रेवलर था।
ठीक है, मर्चेंट था, पुर्तगाल का रहने वाला था। एक्सप्लोर डिस्कवर्ड हिज सी रूट टू द इंडिया इन 1498। वास्को डिगामा एक पुर्तगीज मर्चेंट, इसने 1498 के अंदर ही यूरोप से भारत जाने के सी रूट का पता लगा लिया था। मतलब इसको वो रास्ता पता चल गया था जहां से यूरोप से इंडिया जाया जा सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सबसे पहले इंडिया आने वाले विदेशी ट्रेडर या फॉरेन ट्रेडर कौन थे? तो वो थे पुर्तगीज, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद बाय 17th सेंचुरी डच फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द इंडियन कोस्ट। और उसके बाद में पुर्तगीज तो पहले ही आ चुके थे। पुर्तगीज के बाद में और भी कुछ विदेशी कंपनियां, यूरोपियन कंपनीज भारत आई, जिसमें दूसरे नंबर पर थी डच कंपनी और थर्ड नंबर पर थी फ्रेंच कंपनी। तो अब यहाँ पर आपको ये भी समझा दूं बच्चों कि इंडिया आने वाली फॉरेन कंपनीज में से सबसे पहली जो थी वो थी पुर्तगीज कंपनी, दूसरी थी डच कंपनी, तीसरी फ्रेंच कंपनी थी, और सबसे लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो सबसे लास्ट में आई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स दैट फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी बच्चों? कि ये जो सारी कंपनीज है, चाहे वो पुर्तगालीज की कंपनी है, चाहे डच है, चाहे फ्रेंच है, और चाहे इंग्लैंड की ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन सब को एक ही कॉमन चीज को खरीदना था इंडिया से। ठीक है, और वो कॉमन सेम चीज क्या थी? एक तो कॉटन और एक सिल्क। बच्चों आज भी वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो कॉटन है वो सबसे अच्छा कॉटन माना जाता है, कॉटन क्लोथ। इसके अलावा इंडिया का जो सिल्क है ये भी सबसे अच्छा माना जाता था। इसके अलावा आप लोग देखें पीपल, क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमन वर इन द ग्रेट डिमांड इन यूरोप। इसके अलावा बच्चों पीपल मतलब लौंग है, कार्डमम इलायची है, ब्लैक पेपर काली मिर्च है, ये सारी चीजें यूरोप के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि यूरोप के अंदर बच्चों पेपर नहीं होता। और ब्लैक जो कह सकते हैं जो क्लोव्स है, जो ब्लैक पेपर है, ये हमारे इंडिया में ही सबसे अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए यूरोप के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और सारी कंपनीज यही चीज यहाँ से खरीदना चाहती थी इंडिया से, जिसका ये रिजल्ट हुआ कि इन सारी चीजों की प्राइस रेट अचानक से बढ़ गई। मतलब जैसे ही सारी यूरोपियन कंट्रीज एक ही चीज की डिमांड कर रही थी इंडिया के अंदर, तो इस कारण इन चीजों की प्राइस रेट बढ़ गई, जिससे ये प्रॉब्लम आई कि अगर इंडिया से ये लोग महंगा सामान खरीदेंगे तो अपने देश में ले जाकर जब ये उनको बेचेंगे महंगा और महंगा करके बेचेंगे तो इनको प्रॉफिट कम मिलेगा। इसीलिए इन कंपनीज के लिए ये जरूरी हो गया था कि कैसे करके एक दूसरी कंपनी को बाहर निकाला जाए। मतलब यहाँ पर ये डच, फ्रेंच, पुर्तगालीज, ये ब्रिटिश कंपनी सब यही सोच रहे थे कि इंडिया से बाकी सारी कंपनियों को कैसे हटाया जाए, ताकि इंडिया से सस्ती दर पर, चीप रेट पर हम लोग सामान खरीदे और अपने देश ले जाकर हाई रेट पर बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों आप लोग देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक इन कंपनीज के बीच में एक लंबा बैटल चलता रहा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से इन डच कंपनीज को, फ्रेंच कंपनीज को और पुर्तगालीज को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब एक लंबे बैटल के बाद इंडिया की बिजनेस के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल बचा, क्योंकि बाकी कंपनीज को इसने बाहर कर दिया। अब बच्चों हम लोग अगला टॉपिक अपना बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग की शुरुआत बंगाल से की, और किस तरह से ये कंपनी बंगाल में एंटर हुई वो भी जान लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was established on the bank of river Hooghly in the 1651-80। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के पास में 1651 में लगाई। अब 1651 के अंदर हुगली बच्चों आज की तारीख में जो है वो कोलकाता के अंदर ही बहती है रिवर, जिसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। यही रिवर हुगली रिवर कहलाती है कोलकाता के अंदर। तो यहाँ पर इस कंपनी ने अपनी पहली
उस सामान को स्टोर करके रखते थे जो इनको विदेश में या इंग्लैंड में भेजना है, ठीक है। इसके अलावा देखें एज द ट्रेड एक्सपेंडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री बाय 1696 इट बिगन बिल्डिंग फोर्ट। अब जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस इंडिया के अंदर बच्चों बढ़ता गया, वैसे वैसे इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, मतलब जो बिजनेस पर्सन थे, वो इंडिया आकर सेटल हो गए। ये लोग इंडिया से चीप रेट पर सामान खरीदते और बाद में हाई प्राइस रेट पर इंग्लैंड में ले जाकर बेच देते। तो कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बच्चों कंपनी काम कर रही है तो बाकी जो लोग हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय हुए, लेकिन इन एम्प्लॉयज ने बाद में यहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ आप देखें कि 1696 तक इस कंपनी ने बंगाल में एक फोर्ट बना दिया, एक किला भी बना लिया, ताकि कंपनी को सिक्योर किया जा सके। ये जो डच, पुर्तगालीज और जो फ्रेंच कंपनीज थी, इन लोगों से कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पर फोर्ट बना दिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए कंपनी गॉट जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। इसी के साथ में बंगाल के अंदर जो बंगाल का नवाब था, बच्चों बंगाल का जो नवाब था, एक्चुअली में बंगाल के रूलर को नवाब कहते थे। उस समय बंगाल का नवाब था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। इस मुर्शीद कुली खान से कंपनी ने बंगाल के 3 विलेजेस का रेवेन्यू का राइट ले लिया, मतलब 3 गांवों का जमींदारी राइट जो है वो कंपनी के पास आ गया। मतलब क्या, मतलब ये कि जो इन 3 गांवों से लगान वसूल होगा, मतलब जमीन का जो टैक्स आएगा वो किसके पास जाएगा, बिल्कुल सही, वो कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों कि औरंगजेब के टाइम पीरियड से ही ये ब्रिटिश कंपनी इंडिया आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ कंपनी के मेंबर थे, उन्होंने औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया। फरमान का मतलब ऑफिशियल ऑर्डर जारी करवा लिया। वो ऑफिशियल ऑर्डर ये था कि कंपनी के ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। अब ड्यूटी फ्री का मतलब क्या बच्चों, हमारे देश के अंदर या दुनिया के सारे देशों में जब विदेशों से कोई माल देश में मंगवाया जाता है या देश से कोई सामान बाहर दूसरे देश में भेजा जाता है, तो उस पर हर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है सरकार को। तो यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पीरियड की, मुगल टाइम पीरियड में भी ड्यूटी चार्ज लगता था। मतलब इंग्लैंड से अगर कोई सामान इंडिया आ रहा है या इंडिया से कोई सामान इंग्लैंड जा रहा है, तो उसके ऊपर सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता था। लेकिन औरंगजेब ने कंपनी के इस बिजनेस को ड्यूटी फ्री कर दिया। कहने का मतलब इंग्लैंड से अब जो सामान आएगा या जाएगा उसके ऊपर कंपनी किसी तरह का टैक्स नहीं देगी, किसी तरह का पैसा नहीं देगी। तो इससे कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ गया, ठीक है। कहने का मतलब अब जिस रेट पर इंडिया से ये लोग सामान खरीदते थे, वही रेट इंग्लैंड ले जाने तक उस सामान की रहती थी। बाद में इंग्लैंड में ये उस सामान को हाई प्राइस रेट पर बेच देते थे। तो इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि औरंगजेब इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द परमिशन टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यू टू दिस ड्यूटी फ्री ट्रेड देयर इज अ ग्रेट लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। लेकिन इस ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो फायदा है वो कंपनी के अलावा इंग्लैंड के जितने भी लोग, जितने भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भारत में काम कर रहे थे, उन सब ने भी अपने ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर लिया अपनी इच्छा से, ठीक है। और इस तरह से बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से 1600 AD के अंदर इंग्लैंड में एक कंपनी बनती है, वो इंडिया आती है। उससे पहले जब वो कंपनी इंडिया आती है, उससे पहले से यहाँ पर कई सारी यूरोपियन कंपनीज अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब कंपनीज को भारत से निकाल देती है और इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर अपना अधिकार जमा लेती है। और धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा ली, बाद में इन्होंने यहाँ पर वेयर हाउस बना लिया, यहाँ पर इन्होंने अपना किला बना लिया, और बंगाल की जो 3 गांव थे उनकी जमींदारी का राइट भी इन्होंने ले लिए। अपनी जो ट्रेड था, अपना बिजनेस को इन्होंने ड्यूटी फ्री करवा लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे कंपनी ने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया। अभी कहानी और बाकी है, लेकिन आज की क्लास में इतना ही बच्चों। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।